बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैंने एक होमवर्क दिया था घर से करने के लिए। प्लीज़ कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं दूँ तो करके आया करें, ऐसे मत करें। उसके नुकसान ये होगा कि अल्टीमेटली मैं डिस्कस करके आगे चला जाऊँगा और आप लोगों ने अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ओके जी, चलो ज़रा सवाल पढ़ते हैं। ऑन 3 सितंबर 2018, अच्छा इस नेचर का सवाल अब अगर दोबारा भी कभी आया तो आएगा पोस्टल सिस्टम के अंदर ही। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि पोस्टल सिस्टम के अलावा ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय अ लेटर टू सेल हिज शॉप टू गाजी फॉर 50,000। तो अगर मैं सिर्फ टाइमलाइन यहाँ पे लिख दूँ, 3 सितंबर को लेटर जी ट्रैवल किया है 50,000 रुपये का और रिसीव हुआ है ऑन 5 सितंबर। तो बहुत आसान सा सवाल था, बस डेट्स उसने दे दी। 6 सितंबर को गाजी ने पोस्ट किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। इसका मतलब है इसकी जगह 6 सितंबर को ये लेटर बॉक्स में चला गया और लेटर फाइनली पहुंचा 8 सितंबर को। अब यहां पे दोनों पार्टीज बना लो, कौन कौन सी थी? सलीम है और दूसरी कौन सी है? गाजी। थैंक यू यार। सो कंसिडरिंग, अच्छा आगे चलता हूं। सलीम हाँ ठीक है, द लेटर रीड सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर। लो जी, 5 सितंबर को होश आई उसे और उसने एक लेटर ऑफ रेवोकेशन भी लिखा है, लेकिन ये लेटर पहुंचा कब है? 7 सितंबर को यहां पे करके पहुंचा है जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पहली कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है सोल्यूशन देते हुए एग्जामिनर को, वो ये है कि वो लिखना स्टार्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, उसकी रीज़न है कि उसे लिखते हुए स्टार्ट करना टाइम मिल नहीं रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये जो वर्ड्स है ना, रेफरेंस टू द लॉ, ये आप ना दिया करें, अप्रिशिएट नहीं करता एग्जामिनर। सेकेंडली, आपकी बुक में सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, खबरदार किसी ने सेक्शन इस्तेमाल किया तो उसकी रीज़न है, अगर सेक्शन गलत लिखा गया गलती से और बात सही भी लिखी हुई तो आंसर काट दिया जाएगा। डायरेक्शन क्लियर आई कैप की इस हवाले से, ठीक है। सो इग्नोर रेफरेंस टू द सेक्शन। आपको लगेगा इंप्रेस कर लूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें रिश्ता नहीं देना एग्जामिनर ने, हमने पास होना है। तो रिश्ते वाले काम ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा जी, सेकेंडली, एग्जामिनर समटाइम्स अपने क्वेश्चन में खुद लीड करेगा आपको कि आपका सोल्यूशन किस पैटर्न का आना चाहिए। मैंने भी जो सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो डिस्कस ही नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें वो आपको खुद लीड करेगा, उसे जो जो आंसर चाहिए आपसे। अगर आप गौर करो तो उसने कहा, डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। तो ये बताइए कब ऑफर कंप्लीट हुई, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई और कब रेवोकेशन कंप्लीट हुई। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सो आप कब ऑफर कंप्लीट हुई जी? टेक्निकली 5th को। कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई? एक्सेप्टेंस तो दो हिस्सों में है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। याद है? आधे लोग कंफ्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, ऑफरी, चलें यूं कह लें। और तीसरी चीज थी रेवोकेशन। इसका भी प्रिंसिपल पढ़ा था, और वो क्या था? कब ऑफर रिवोक समझी जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। तो वो कौन सी डेट है? 7। अब ये बात तो पता है, लेकिन एक्सप्रेस करनी है प्रॉपर वे में, जिसमें तो एक आसान सी बात यहाँ पे छोटी सी, कि आप यूं समझो कि आपका जो एग्जामिनर, आपका रीडर जो है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन आपने उसे लीड करना है कि आप इस बात तक पहुंचे कैसे। जिस तरह अगर आप ये लिख दो खाली कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वुड बी कंप्लीट ऑन 5 सितंबर, ओ भाई ये डिसीजन है, इस डिसीजन तक कैसे पहुंचे हो? उस लॉ की प्रोविजन की वजह से, क्योंकि लॉ की प्रोविजन कहती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वुड बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन एज ऑन 5 सितंबर।
बात समझ आई? अब मैंने प्रोविजन और केस दोनों को लिंक कर दिया, मुझे प्रोविजन के नंबर भी मिलेंगे, मुझे कंक्लूजन के नंबर भी मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 3 स्टेप होते हैं किसी भी केस स्टडी के अंदर। नंबर 1 आपका प्रोविजन, सेकंड आपका लिंक विद केस स्टडी, और नंबर 3 आपका कंक्लूजन। ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए हर स्टेप के नंबर हैं, आप जो स्किप करोगे नंबर वहां से जाएंगे। सपोज मैं कहता हूं ये अगर 4 नंबर का सवाल है, हो सकता है मैंने 1 नंबर की प्रोविजन रखी हो, 2 नंबर की लिंकेज और 1 नंबर का कंक्लूजन। आप में से जो स्टेप मिस करेगा मैं उतने नंबर उसके गायब कर लूंगा। उसे लगेगा कि उसने पूरा पेज का आंसर लिखा है, लेकिन उस पेज के आंसर का फायदा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्या बात समझ आ रही है? फिर एक एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन चेक कर रहा है, इसीलिए इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता वो कितना इंप्रेस हो रहा है या कितना गुस्से में है आपसे। देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है। मुझे नहीं पता आपका 3, 4, 5 किसके पास जाने वाला है। 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 एग्जामिनर बैठे चेक कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए कि इसमें ह्यूमन फैक्टर खत्म कर दिया गया कि ये ना हो मुझे इस बेटे के क्वेश्चन नंबर 2 पे गुस्सा चढ़ा है या बेगम से मार पड़ी है, ताज़ा ताज़ा लड़ाई हुई है और मैं इसका पेपर चेक करने बैठ जाऊं, तो सोचो बेगम का गुस्सा किस पे निकलेगा? इससे और इससे अगले वाले पे। जो 2, 3, 4 पेपर मैं चेक करूंगा, जब तक मेरा गुस्सा खत्म नहीं होता तब तक गुस्सा निकल रहा होगा। तो ये ह्यूमन फैक्टर है ना, मिनिमाइज कर दिया इसका इम्पैक्ट। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहा हूँ। मैक्सिमम अगर इस सिचुएशन में कोई डैमेज आता है स्टूडेंट को, वैसे आता नहीं है, अगर आता है तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की हद तक आएगा। 3, 4 तो किसी और के पास है और वो शादीशुदा भी नहीं है, तो वो तो खुश घूम रहा होगा कहीं पे सपोज। तो समझा रहा हूँ बात को कि इम्पैक्ट अच्छा हो गया इससे वो जो ह्यूमन इम्पैक्ट था वो ज़रा कम हो गया, ठीक हो गया। और सेकंड जो इसका नुकसान है इस एक्टिविटी का वो ये है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहा हूँ और आप सब स्टूडेंट हो जिनका पेपर मेरे पास है, एक सपोज किसी बेटी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन लिख दिया, बहुत खूबसूरत, जो मतलब दिल को लगता ना कोई सोल्यूशन कभी कभी, वो लिख दिया। अब बीइंग रीडर ह्यूमन बीइंग हूँ, ये मेरा बेंचमार्क हाई कर देंगी। इसके अगले आने वाले वो इसके नीचे से गुजरे तो फिर मार्क्स कम मिलेंगे। हाँ, या तो इसके बराबर का कोई आंसर करता जाए तो मुझे अच्छा लगता रहेगा, वरना नीचे से गुजरोगे कोई चीज़ मिस करते जाओगे तो मैं मार्क्स काटता रहूँगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि एक एग्जामिनर अगले 4, 5, 10, 20 पेपर जब चेक कर लेता है तो कोई 10-20 में एक ऐसा बच्चा आ गया जिससे उसका लेवल जो है, जो उसका आंसर लेवल उसको बहुत इंप्रेस कर गया, तो समझ लें वो आगे वाले स्टूडेंट से वही एक्सपेक्ट करता है। फिर जितने भी डेविएशंस होती हैं, मतलब एक सोल्यूशन के कई दफ़ा एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी बन सकते हैं समटाइम्स, तो उसका फ़ायदा ये होता है एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता है सोचने का कि वो उन तमाम आंसर्स को अप्रिशिएट करता है। इवन कि एग्जामिनेशन बॉडी यहाँ तक कहती है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के 2 से ज़्यादा सोल्यूशन भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट जिस मर्जी एंगल से करे हमें समझ आ जाती है। ठीक है, क्लियर बात? वापस आता हूँ, ये 3 स्टेप्स पूरे करने हैं और इन 3 स्टेप्स में जो प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है जब आपका काम करते करते लिखते लिखते, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करना सीख जाते हो समटाइम्स। सॉरी, गलत कर गया, सॉरी, एक मिनट, ऊपर वाला सर्कल करना था, नीचे वाला सर्कल कर दिया। इन दोनों को क्लब करना सीख जाते हो। आप अपनी प्रोविजन ही इस अंदाज से एक्सप्रेस करते हो कि उसी में केस लिंक हो जाता है। ये वो लेवल है जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अचीव। तो फिर उस वक्त स्टेज, अगर मैं कहूं कि कितने स्टेप्स आएंगे क्वेश्चन में, 2, फर्स्ट वन को कहना शुरू कर दूंगा रीजनिंग एंड सेकंड इज कंक्लूजन। आप इस नतीजे पर पहुंचे, क्या रीजन है? रीजन ये है, उसमें लॉ का इम्पैक्ट भी नजर आता है और उसमें लिंक विद द केस स्टडी भी नजर आती है। क्या बात समझ आ रही है? अब जरा मैं अगर इसका सोल्यूशन पढ़ूं, जरा ये देखो, इसका सोल्यूशन पढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ। पहली लाइन पढ़ रहा हूं बस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर was completed on 5th September, means when it came to the knowledge of provision mixture with the case study। ये हरकत की है, इन दोनों को क्लब कर दिया।
क्या बात समझ आई है? आप इस स्टेज के ऊपर अलग अलग भी करो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। स्टार्ट ऐसे ही करो 3 स्टेप से, बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते होते 2 पे खुद ब खुद आ जाओगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, मैंने पहले भी बोला था अवॉइड करना रीजनिंग के अंदर बार बार एक बात को एक्सप्रेस करना। आप लोगों का शायद ना, जब बीइंग स्टूडेंट आप लोगों को जब कोई बात समझ आ जाती है ना, तो आप समझते हो कि मुझे तो समझ आ गई है, एनू समझा के छटांगा। तो आप वो जब उस एटीट्यूड के साथ लिखते हो ना, तो करते क्या हो, एक ही बात को बार बार रीफ्रेस करके मुख्तलिफ अंदाज से लिख रहे हो, जिससे कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स किसी किस्म के कोई नहीं मिलने वाले। एग्जामिनर कई दफा लिखता है स्टूडेंट अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देता है इन एग्जाम हॉल। ठीक है, तो वो प्रीशियस टाइम वेस्ट मत करो। आगे चल रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर? दूसरा देखो, अगली आंसर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम when the letter was posted on 6 September. So communication of acceptance against the proposer, and as against Ghazi, as against the acceptor, it was completed when the letter finally reaches to the offerer 8 September. तो देख लो रीजनिंग करता चला जा रहा है। फिर हम उसने तीसरी बात पूछी थी रेवोकेशन की, तो उसने रेवोकेशन को भी दोनों तरीकों से समझाया कि जब ये लेटर टाइप हुआ तो सलीम के अगेंस्ट रेवोकेशन मुकम्मल हो गई। जब ये लेटर फाइनली 7th को पहुंचा तो गाजी के अगेंस्ट रेवोकेशन, हमने यही पढ़ा था ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी। तो यही आंसर लिखा हुआ, आप गौर करें आंसर के ऊपर। ये देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम ऑन 5th September when the letter of revocation was posted, or as against 7th September when the letter of revocation was received by Ghazi. तो जितना उसने बातें पूछी हुई थी 1 by 1 करके हमने तीनों बातें इस पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दी हैं। क्लियर? हमें अपने किसी भी किस्म के फॉर्मूले की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वो हमसे स्टेप बाय स्टेप बातें पूछा था। अब ऐसा मॉडल बहुत कम आता है, टेस्टिंग मॉडल चेंज हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज ने पूछी है वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। अब आप बताओ आपका कंक्लूजन क्या होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट हो चुकी है ऑन 6 September, whereas the revocation is actually completed against Ghazi on 7 September. So नहीं चल सकता भाई, acceptable है। So since Ghazi had posted his letter of acceptance on 6 and revocation of offer was communicated to him on 7, his acceptance was valid. Salim cannot revoke his offer after 6 September. So therefore, a binding contract created between Salim and गाजी। यहां तक बात समझ आ गई जी सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो? हाँ, प्रोविजन मींस द लॉ गाइडलाइन। बताइए मुझे, गाइडलाइन लॉ की कौन पूछ रहा था? लॉ की गाइडलाइन, उससे रेलिवेंट गाइडलाइन। प्रोविजन का मतलब ये है, प्रोविजन ऑफ लॉ है ना एक्चुअली, ये मतलब उसका। गाइडलाइन, रेवोकेशन विड्रॉ करना, स्टेप बैक करना। ऑफर दी है, पीछे ले लेना, वापस ले लेना। एक्सेप्टेंस दी है, वापस ले लेना। विड्रॉ करना आसान लफ्जों में, रेवोकेशन। जी, कोई और क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह, बस इतना ही काफी है। हाँ, सॉरी ऊंची बेटे, प्रोविजन नहीं बताई मैंने। ये बेटे प्रोविजन ही तो है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ गाजी। क्या मतलब? लॉ का रेफरेंस नहीं देना ना, यही तो बता रहा हूं। सिर्फ बात को एक्सप्रेस करो, सेक्शन नहीं बताना। तो लॉ का रेफरेंस यही तो है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। तो आप इस तरह लिख के अपनी बात लिंक कर लो, कोई मसला नहीं है। मैंने तभी बोला कि ये वो स्टेज है जहां पे एग्जामिनर ने इन दोनों को क्लब कर दिया। आप भी कर दोगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? अब एक छोटी सी बात और, एक तरीका ये होता है कि मैं यूजुअली ना बच्चों को कह दूं कि बेटा आप लोगों ने ना यही पैटर्न फॉलो करना है, पहले प्रोविजन बतानी है, फिर केस स्टडी लिंक करनी है, फिर कंक्लूजन देना है। लेकिन कुछ बच्चों का राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है जो कंक्लूजन पहले एक्सप्रेस करते हैं और फिर उस बात को जस्टिफाई करते हैं, उन्हें वो ज़्यादा सूट करता है समटाइम। तो आई कैप के दोनों तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आई कैप ने इस पैटर्न में किए हैं 1 2 3, और कुछ के आंसर उसने 3 2 1 के साथ या 3 1 2 के साथ किए। इट्स योर कॉल, जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए। तुमने लिंकेज ना किया तुम्हारे नंबर जाएंगे, तुमने प्रोविजन ना बताई तुम्हारे नंबर जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है?
फिर बेशक तुम पूरा पैराग्राफ लिखा हो, 2 नंबर की अगर लिंकेज नहीं की तो 2 नंबर नहीं मिलने। क्लियर? ये बात समझ आ गई आप सबको? सो बहुत आसान है पास करना, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना भी उतना ही आसान, इतना ही थोड़ा सा मुश्किल एरिया बन जाता है बच्चों के लिए कि वो जब लिखना शुरू करते हैं ना तो दिमाग ऑफ कर देते हैं, या यूजुअली दिमाग लेके ही नहीं जाते एग्जाम हॉल में, तो वो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मिसिंग होता है। सवाल पढ़ के फ़ौरन से पहले शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ कोशिश करना कि एग्ज़ाम हॉल में आपने 2 दफ़ा सवाल पढ़े बगैर शुरू नहीं करना। और ये हैबिट मैं अभी नहीं याद आता तो एग्ज़ाम हॉल में क्या याद आऊँगा, तो जहाँ इतना प्रेशर होगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब घर में, अब जब होमवर्क कर रहे हो और एक सवाल मैं घर से करने के लिए देता हूँ जो कि मेरी प्रैक्टिस रहेगी, तो वो 2 दफ़ा पढ़ने के बाद स्टार्ट करो। अगर हैबिचुअल नहीं होगे तो गारंटी देता हूँ पेपर में भी नहीं पढ़ोगे, दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ोगे। क्लियर? सो ये हैबिट बनाओ प्लीज़, ये पेपर पास नहीं होना वरना। मैंने फिर उस दिन भी बोला था, डराने के लिए थोड़ा सा बोला था कि 9000 प्लस स्टूडेंट अपियर हो रहा है, 45% पास हो भी जाए तब भी 5,000-5,500 स्टूडेंट फेल हो रहा है इस आसान से पेपर में। ठीक है, जिनका पास होता है वो कहते हैं यार इस पेपर में ऐसा क्या था जो सीए का होना चाहिए पेपर, और जो फेल हो रहे हैं उनके 3 अटैम्प्ट से फेल हो रहे हैं, बीलो पास ही नहीं हो रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनके 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट से पेपर पास नहीं हो रहा, और रीज़न ये नहीं है कि उनका नॉलेज बेस पुअर है, मार्क्स उनके 40 प्लस में है, और कईयों के तो खौफनाक हालत में 45 प्लस में है, और अफसोस होता है उस टाइम पे ना कि यू आर क्वाइट नियर टू योर डेस्टिनेशन और फिर आप एकदम बैकफुट हो जाते हो। सो प्लीज़ राइटिंग स्किल पे फोकस करो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब घर से जो करने वाले काम है, होमवर्क देता हूँ, फिर अगली बात शुरू करते हैं। होमवर्क में आप ऐसा करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये करके आओगे। 1, 2 और 3 मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है वो मुराद का है, ऑटम 15 का। अगर आप दूसरी बुक से भी पढ़ रहे हो, अगर आसिफ साहब की बुक भी फॉलो कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो मुराद वाला है। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन स्प्रिंग 2020 का है, बतूल वाला, सेम क्वेश्चन है। ना भी लिख के करो, मुझे कोई मसला नहीं है, बेशक लिख के ना करना, सिर्फ ज़बानी सॉल्व कर लेना है। सिर्फ 30 कभी भी नहीं होता लीजिएगा, दैट वुड बी एनफ। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जरा अपने अगले चैप्टर की तरफ। अब जो बच्चे हमारे साथ मिक्स हुए हैं उनको भी अगला चैप्टर भरपूर अंदाज से समझ आएगा, इसीलिए अब ये जो एक्सक्यूज है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने कोशिश की है कि जो हमने पीछे भी पढ़ा है वो भी उन बच्चों को समझ आ जाए, लेकिन चलो नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं, अगला चैप्टर लाजमी समझ आ जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। चैप्टर नंबर 3 अगला। जी चलें। इस स्टेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की बहुत छोटी सी डिस्कशन है टाइप्स के हवाले से। उसकी रीज़न इसलिए है कि अभी तक हमारे एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हुए, लेकिन चूंकि अब ये वर्ड्स आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने हैं, तो इसलिए सेटअप की गई बुक को ऐसे कि थर्ड चैप्टर के अंदर शुरू में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी हैं। तो बहुत आसान सी बात, पहली टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, हम वर्ड यूज़ करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड का मतलब ये है एनफोर्सेबल बाय लॉ। आसान मतलब में कि अगर किसी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की और मेरा राइट डैमेज हुआ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं केस फाइल कर सकता हूँ। सपोज गुड नेम इरफान, सपोज मैं इरफान के खिलाफ केस फाइल करूँ तो टाइटल ऑफ द केस में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? मेरा के इरफान का? सुभान अल्लाह। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो केस फाइल करता है उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। एस वर्सेस इरफान आएगा, पिटिशनर का नाम हमेशा टाइटल ऑफ द केस में पहले लिखा जाता है। जो पिटिशन फाइल करता है, जो दावा करता है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है, और जिस पे लगाया जा रहा है इरफान पे, ये अब मजबूरी में इसको डिफेंड करेगा तो इसको डिफेंडेंट बोला जाता है। तो आप इसको प्लेंटिफ बोलते हो, प्लेंटिफ भी बोलते हो, इसको पिटिशनर भी बोलते हो, और अल्टीमेटली इरफान आपका डिफेंडेंट है। तो बस ये छोटी सी बात समझानी थी।
तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब है कि सलमान मुंह उठा के कोर्ट में जा सकता है और केस फाइल कर सकता है ऑन इरफान। क्लियर यहां तक बात? आसान सी बात थी। सो वैलिड के बाद अगला स्टेप आता है दो एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। ये दो वर्ड आते हैं। वॉइड का मतलब है नॉट एनफोर्सेबल, वॉइड का मतलब है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। अब जरा थोड़ी सी स्टेज में दोबारा से एक्सप्रेस कर दूं, क्योंकि बच्चों को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज शायद अभी ना पता हो, या ले लिए सबने पहला लेक्चर, पहला दूसरा लेक्चर? हेलो, नहीं लिया अभी? ओके लो जी, जो पुराने हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, बस मैं जल्दी से स्टेप बता के आगे चला जाता हूँ। देखो बेटा, एलिमेंट्स का स्केड्यूल ये था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि एक पार्टी ने ऑफर की, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दोनों के दरमियान कहलाता है कि इन दोनों में प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन अगर मौजूद होगी, कंसिडरेशन बोलते हैं बेटे टू वे बेनिफिट, दोनों पार्टीज के लिए अगर इसमें बेनिफिट मौजूद होंगे, जैसा मैंने गुड्स डिलीवर करनी है तो इरफान को गुड्स मिलनी है, ये उसका बेनिफिट, और इरफान ने मुझे पैसे देने हैं तो ये मेरा बेनिफिट है। सो इट्स अ टू वे बेनिफिट, तो इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी यूं कहूं, इरफान के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या है? गुड्स, और मेरे लिए पैसे। ठीक है जी। सो अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन मौजूद हो तो क्या बन जाता है जी? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बन गया लॉ की, ये नेक्स्ट स्टेज आ गई। एग्रीमेंट के अंदर अगर एनफोर्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो कि जिस भी पार्टी का राइट डैमेज हुआ वो कोर्ट जा सकेगी, यानी कि पार्टी की इंटेंशन हो कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकती हैं, तो उसको फिर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी तक हम चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ इन दो एलिमेंट्स को डिस्कस करके आए हैं। चैप्टर 3-4 में हमने इनफैक्ट कंसिडरेशन को, ऑब्जेक्ट को, इन सब बातों को वन बाय वन डिस्कस करना है। लेकिन चूंकि मैं इस स्टेज को क्लियर करना चाह रहा था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होंगे जो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंच नहीं पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? जिस तरह हमारा अगर मैं यूं कहूं कि एग्रीमेंट विद अ माइनर जो है, एग्रीमेंट विद अ माइनर, माइनर क्या है? मेजॉरिटी एज से नीचे, 18th हैप्पी बर्थडे ना हुई हो, बिलो 18th हो, तो वो माइनर है। और लॉ की नज़र में, वैसे तो यहाँ पे बच्चा जितना ज़मीन से ऊपर होता उतना नीचे भी है आजकल तो, लेकिन फिर भी लॉ की नज़र में 18th ईयर तक वो मासूम है। ठीक है, बेचारे को समझ बूझ, हालांकि सारी समझ बूझ उसे ही है। ठीक है, इस वक्त बड़े वाले मासूम है। अच्छा, 18th ईयर बाद लॉ समझते हैं कि भाई ये बंदा मासूम है, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे जो इसके लिए नुकसानदेह हो, सामने वाली पार्टी शायद शार्प हो तो ये डिसीव हो जाएगा उससे, तो इसलिए बिलो 18 आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखने में ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, प्रॉमिस भी होगा, दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट भी मौजूद होगा। हो सकता है माइनर अपनी प्रॉपर्टी बेच दे आपको, माइनर को भी तो पैसे मिल रहे हैं, आपको भी प्रॉपर्टी मिल रही है, सो टेक्निकली दोनों पार्टीज का फायदा है। सो कंसिडरेशन तो मौजूद है, एग्रीमेंट भी है, लेकिन क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ कहता है? लॉ कहता है नो, माइनर को प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा फौरन से पहले। ठीक है, माइनर की प्रोटेक्शन और इस हद तक आ जाएगा कि तंग करेगा आपको। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई माइनर है, कोई 18 ईयर से नीचे नहीं, सारे ऊपर हो, नहीं, चलो अज्यूम करो कोई माइनर हो और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते मुझे सपोज, और मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने पैसे दे दिए माइनर को, माइनर जाके गेमिंग जोन में और चीज़ों में उड़ा आया पैसे। अब कल को माइनर अपनी प्रॉपर्टी मांगेगा, ठीक है, तो लॉ उसको प्रॉपर्टी वापस दिला देगा, मेरे पैसे। लॉ कहेगा तूने कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, तूने एग्रीमेंट किया क्यों, जब तुझे पता था इसके साथ एग्रीमेंट करना मना है, नाजायज नहीं है मना है, मना है एग्रीमेंट करना। ठीक है, तो बेटा तू फेसबुक की रील्स ना देखा कर। अच्छा,
एग्रीमेंट करना मना है, ठीक है। समझाना ये चाह रहा हूं, पैसे भी गए, इस हद तक प्रोटेक्शन हासिल है माइनर को। हम इसी चैप्टर में, इस थर्ड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे माइनर को क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल है, ठीक है। सो एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी मिसिंग है, क्या बात समझ आ रही है? सो ये दो स्टेजेस के बारे में जरा हम पढ़ने लगे हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो कि कभी इस स्टेज को पार नहीं कर सकेंगे, हमेशा एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड मींस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट मींस दिस स्टेज। क्या बात समझ आई? सो ऐसे एग्रीमेंट को एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, वॉइड एब इनिशियो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ये एग्रीमेंट तो था, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं लॉ की नजर में। क्या बात समझ आ रही है? कैसे एग्रीमेंट ऐसे हो सकते हैं जैसा ये लिखे हुए हैं, एग्रीमेंट विद अ माइनर। माइनर कंपिटेंट ही नहीं है, आप उसके साथ कैसे एग्रीमेंट कर सकते हो? और अगर कर भी लोगे तो एग्रीमेंट तो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। उसने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना भी की तो आप एनफोर्स करने, वॉइड मींस नॉट एनफोर्सेबल। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, जुआ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझा देता हूं, कंफ्यूज न कर देना। हमारे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में जुआ जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। हम तो सिविल ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं ना, क्रिमिनल भी है। मतलब हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने इरफान के साथ जुआ लगाया, सपोज अज्यूम करें आज के मैच के ऊपर, ठीक है, 1000 रुपए का या 2000 रुपए का, सपोज अज्यूम करें, और मैं जुआ जीत जाऊं, अब मुझे मिलने 4000, इरफान दे नहीं रहा, और मैं चले जाऊं कोर्ट में। कोर्ट ने कहना है सर उसको तो छोड़ें, आप अंदर आए पहले, ऐसे ही होना है ना, क्योंकि वो इलीगल ऑफेंस भी है। अब हो सकता है यही सिनेरियो हो, लेकिन मुझे इरफान पे एतबार नहीं है, मैं कह रहा हूँ चल दे, होता है ना दोस्त, चल दे इसको रखवा पैसे, तो ये 2000 इसको रखवाए, मैंने भी रखवाए, क्या नाम है, साकिब के पास 4000 रुपये रखवा दिया। अब जीत मैं गया हूँ, साकिब नजर नहीं आ रहा, वो कस्टोडियन जो शरीफ इंसान के पास पैसे रखवाए थे वो शरीफ इंसान गायब है। अब मैं साकिब के खिलाफ केस फाइल करने जाता हूँ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उल्टी जूतियां भी पड़ेंगी क्योंकि इलीगल ऑफेंस, ड्यूअल इंपैक्ट है ना, क्रिमिनल ऑफेंस भी है, सिविल ऑफेंस भी है। अब जरा इंडिया की स्टेट में चलते हैं, हमसाए मुल्क में। अब वहां की कुछ स्टेट में ये लीगल है, कुछ स्टेट में लीगल है। जैसा आपकी यार, आप अक्सर फिल्म्स वगैरह में शायद कैसीनोज देखते होगे, तो वो क्या है, लीगल है तो वेजरिंग ना, जुए लग रहा है, लेकिन लीगली करवाया जा रहा है, लाइसेंस्ड बकायदा, तो इसका मतलब वहां पे एनफोर्सेबल। लेकिन मुझे इंडिया का ज्यादा अच्छा पता, तो इंडिया का सिर्फ बताता हूं। वहां की कुछ स्टेट में लीगल है, लगाओ बैटिंग, कल को रोते हुए मेरे पास ना आना, कोर्ट आपको कह रहा है वैलिड है, लीगल है, लगाओ, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन सिविल ऑफेंस है, ये यहीं पे फॉल करेगा वॉइड एग्रीमेंट में। हारो जीतो मेरे पास रोते हुए नहीं आना, मैं मदद नहीं करने वाला। क्या मेरी बात समझ आई? जूतियां नहीं लगेंगी लेकिन मदद भी नहीं होगी। सपोज मैं अगर इंडिया की स्टेट में हूं जहां पे लीगल है, मैं इरफान के खिलाफ केस फाइल करूं, केस डिसमिस हो जाएगा ऑन द ग्राउंड कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अपने जोरे बाजू पे निकलवा सकते हो तो निकलवाओ, मैं हेल्प नहीं करने वाला। ये गायब हो गया साकिब, इसके खिलाफ केस फाइल किया, डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड कि भाई है तो वेजरिंग ना, बेशक उसने नहीं लगाया हुआ, लगाया इसके साथ हुआ है, लेकिन जुड़ा तो वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है ना, एग्रीमेंट से। सो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कहने नहीं चाहिए, साकिब जुड़ा तो इसी एग्रीमेंट से हुआ है ना, वेजरिंग की नेचर में ही इसको दिए हैं ना पैसे कि भाई तू 4000 रख। तो समझाना ये चाह रहा हूं, वहां पे लीगल अगर मार नहीं पड़ रही तो लीगल हेल्प भी नहीं मिल रही, ऊपर से नहीं गुजर रही। ओके, सो ये दो एग्रीमेंट हो गए जिनको वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है। फिर एक लिस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो पूरी वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लॉ में आसान लफ्जों में, जो इंसान किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स हैं आप वो डैमेज नहीं कर सकते थ्रू एग्रीमेंट। जिस तरह किसी को शादी से नहीं रोक सकते थ्रू एग्रीमेंट, किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते थ्रू एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल इस मासूम से बेटे, क्या नाम बेटा, तैमूर, तैमूर को मैं लाख रुपए देना शुरू करूं पर मंथ, और मैं कहूं बेटा तूने शादी नहीं करनी, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि लाख रुपए तो दिया करूंगा,
लेकिन तू शादी नहीं करेगा। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट मैरिज, ठीक। साल बाद 12 लाख करके मुझे शादी का कार्ड भेज दिया, लो जी 12 लाख जमा हो गया, अब शादी करता हूँ। सो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं केस फाइल करूंगा। अब केस फाइल किया सलमान साहब ने तैमूर के खिलाफ कि सर इसे रोकें, ये गुनाह करने जा रहा है, ये बड़ा गलत काम करने जा रहा है। सो मेरा केस क्या होगा? डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स कि ये वॉइड एग्रीमेंट था। हाँ, जो पैसे इसने कमाए नहीं वो इसके अब्बा जी के नहीं है, क्या करेगा? कोर्ट वापस दिलवा देगा, 12 लाख वापस मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मैं इसको शादी से रोक दूं, ये इसका फंडामेंटल राइट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह ट्रेडिंग फंडामेंटल राइट है, मैं किसी के साथ पैसे डील करके ट्रेडिंग से मना नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इस पॉइंट को। क्लियर? सो ऐसे इस एग्रीमेंट्स को बोलते हो आप वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एब इनिशियो भी बोला जाता है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तीसरी टाइप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब लफ्ज बड़ा अजीब सा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। वॉइड तो है नॉट एनफोर्सेबल, लेकिन आगे एग्रीमेंट का लफ्ज नहीं है, अब क्या लफ्ज है? कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो कभी ना कभी ऐसा था कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब ये एनफोर्सेबल नहीं रहा। क्या बात समझ आई है? सो इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, सपोज सलमान साहब हैं और आज हमारे हत्थे तैमूर ही चढ़े हुए हैं, तो तैमूर साहब ही बना लेते हैं हम एक। ले जी, तैमूर साहब हैं, सलमान साहब ने इनसे गुड्स का वादा किया है अगेंस्ट 50,000 रुपीज, और गुड्स जो हैं वो अल्टीमेटली इंपोर्ट हो रही हैं फ्रॉम चाइना। चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं। इरफान के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है, तैमूर है इरफान, तैमूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई मैं इसको गुड्स डिलीवर करूंगा फॉर 50,000 रुपीज, लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूं कि यार वो गुड्स जो हैं वो अगले 2 हफ्ते में पहुंच जाएंगी, तो जो ही पहुंचेंगी आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अब मैंने कल भी अभी एक बात समझाई कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक, एग्जीक्यूशन लेट भी हो सकती। फॉर्मेशन आज हो जाए 22 तारीख को, हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ आपकी डील आज हो जाए, लेकिन व्हीकल आपको 6 महीने बाद मिलनी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन इसी को कहते हैं ना, परफॉर्मेंस। आसान लफ्जों में परफॉर्मेंस, के दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन कब परफॉर्म करेंगी, ये है एग्जीक्यूशन। तो वो तो 6 महीने बाद करेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया ना, कल को वो मुकर नहीं सकता, सुजुकी वाला होंडे वाला मुकर नहीं सकेगा। ठीक है, और अगर मुकरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, डैमेजेस देगा, कंपनसेशन पे करेगा। सो अज्यूम कीजिए इंपोर्ट थी, प्रोडक्ट्स थी, 2 हफ्ते बाद आनी थी और मैंने गुड्स डिलीवर करनी थी। अब ये आज की तारीख में 22 तारीख को, 22 है ना आज, 22 मई को ये एक वैलिड और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाए। देखें, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है दोनों के लिए, सलमान के लिए 50,000 और टी के लिए गुड्स, तैमूर के लिए गुड्स। एग्रीमेंट लॉफुल है, कोई गलत ऑब्जेक्ट तो नहीं डील कर रहा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, गुड्स मैं कहता हूँ लॉफुल गुड्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। और लास्ट पॉइंट, एनफोर्सेबिलिटी। क्या एनफोर्सेबल है? जी बिल्कुल है। अगर कोई पार्टी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी कोर्ट में केस फाइल करेगी। इंटेंशन ही यही है कि तू मुझे ना दे चीज, पैसे ना दे, मैं कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर इंटेंशन ही यही होती है कि भाई तू मेरी चीज ना दे या तू मेरी पैसे ना दे, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, केस फाइल कर दूंगा, FIR फाइल कर दूंगा। ठीक है जी। अब ये सिनेरियो आया, अब एक सिनेरियो ये हुआ, एक हफ्ते बाद से मैं कहता हूँ 25 मई को वो मेरीन जो आपका सामान लेकर आया था डूब गया। अब मुझे बताओ, अगर आपने 2 हफ्ते बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था तो क्या अब सलमान इस पोजीशन में है कि ये गुड्स डिलीवर कर पाए ऑन टाइम से? ये गुड्स की डिलीवरी थी 5 जून, मई के बाद जून ही है ना, हाँ जून को, 5 जून 2024 को ये डिलीवर करनी थी गुड्स। 25 मई को वो कंटेनर डूब गया। अब बताओ, अब ये डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इसमें क्या सलमान ने इंटेंशनली तैमूर को डिसीव किया? नहीं। क्या सलमान ने इंटेंशनली चाहा कि गुड्स डिलीवर नहीं करनी? तो इसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, नजर आ रहा है, वो सलमान ने इंटेंशनली, वो किसी एक ऐसे इवेंट की वजह से हो रहा है
जो कि कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल है। इवेंट क्या है? अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल में नहीं है, और सब्सीक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो सब्सीक्वेंट इवेंट है जिसकी वजह से अब परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। एक और सिनेरियो भी हो सकता है गुड्स जब आ रही थी तब तो लीगल थी, 25 मई को गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, गवर्नमेंट ने खबरदार ये चीजें बेची तो अब बेचो तो इलीगल। इसका मतलब दो सिनेरियो हो सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट अकर हो जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो या तो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर अनलॉफुल हो जाए या इलीगल हो जाए, जो मर्जी कह लें। subsequent to the formation of this contract, 22 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट है और 25 तारीख को इवेंट हो रहा है, तो subsequent to the formation of the contract कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है जो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस या तो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर इलीगल हो जाए। दोनों सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस के काबिल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आसान लफ्जों में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे तो वैलिड था, बट ओइंग टू एनी सब्सीक्वेंट रीजन वो क्या हो गया? वॉइड हो गया। और रीजन क्या हो सकती हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। भाई आपका वो कंटेनर ही डूब गया, वो माल ही तबाह हो गया जिस माल की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, या फिर वॉर डिक्लेयर हो गई, जिस तरह आप लोग अक्सर आपकी इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई थी लास्ट टाइम, ठीक है, तो ट्रेडिंग डिसअलाउड, अच्छी वाली ट्रेडिंग चल रही थी, ठीक है, उसके बाद एक स्लोगन आ गया, इंडिया नहीं बेचेगा अब लाल टमाटर, वो सुना था वैसे? अच्छा नहीं, लाल टमाटर पे बड़ा फनी सा लोगों ने बनाया जो भी। सो हम इंपोर्ट करते थे, वो प्रोवाइड करते थे, तो ठीक है, खत्म हो गया सब कुछ, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से। एक ऐसा इवेंट, वो बंदा आया है, तुमने उसे चाय पिलाई है, बदतमीज ने कह दिया टी वाज फैंटास्टिक, और उसके बाद से एग्रीमेंट, सारे ट्रेड टाइज बंद करवा ली तुम लोगों ने एक दूसरे की, तुमने वापस कर दिया। तो अल्टीमेटली वो इवेंट हैपन हुआ जिसने तुम्हारी एक्टिविटी परफॉर्मेंस को क्या कर दिया? अब इलीगल। बात समझ आई है? सो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तीसरा भी नहीं बताऊंगा, तीसरा बाद में समझाऊंगा, डेथ या इनकैपेसिटी की वजह से भी होता है, लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जी जी, क्वेश्चन। आसान सा लफ्ज़, जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारे अब्बा जी का नहीं है, वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। देखो 50,000 अगर एडवांस आया होता तैमूर की साइड से, अब ये सारा कुछ हो जाता जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो क्या 50,000 भी वापस नहीं करना? आपका यही मतलब है ना? सलमान 50,000 भी नहीं, क्यों नहीं करेगा? उसके वो कहते हैं ना उसके बर्थडे भी करेंगे, तो वो वाला उसके बर्थडे भी करेंगे, वो आप भुगतोगे, लॉस आपका है, लॉस आपका है, वो आप बियर करोगे। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि मैंने किसी से 50 पकड़ा हुआ था तो मैं उसको ये कहानी सुनाऊं, यार वो मेरा भी तो डूब गया, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साल ले डूबेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ मोहब्बत में होता है, बिजनेस में नहीं होता, ठीक है। सो समझाने वाली बात ये है कि देखो जो लॉस होगा वो आपका होगा, और मजे की बात आपका भी क्यों होगा? कोई मेरीन मूव कर ही नहीं सकती बॉर्डर्स पे जब तक वो नहीं होती, इंश्योर्ड नहीं होती। सो लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी का, इसलिए कंटेनर डूबता है तो पूरी पूरी इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती है। कई दफा कोई जहाज डूब जाए ना तो पूरी पूरी इंश्योरेंस कंपनी डूबती है साथ में, क्योंकि बेचारे पागल हो जाते हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में कंटेनर्स आ रहे होते हैं, और अगर वो डूब जाएं तो गए, पैसे भी कमा रहे हैं ज़्यादा, ये बात है, लेकिन हम है ना कि हमें आते हुए पैसे अच्छे नहीं लगते, वो बुरे नहीं लगते, जाते हुए तकलीफ होती है, तो ये एक रीज़न है। तो कोई भी मैरीन मूव नहीं कर सकती विदाउट इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इंश्योरेंस। आपने तो अभी तक यही सुनी हुई है ना, कार इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी होती है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन प्रोडक्ट इंश्योरेंस का भी होता है, आपने खुद इंश्योर करानी होती है, चाइना वाले करा के नहीं देते, आपकी जिम्मेदारी है बायर की कि वो अपनी प्रोडक्ट इंश्योर कराए, ठीक है। और अगर सेलर करा के देगा तो वो आपसे पैसे ले लेगा, और पाकिस्तान में कोई चूंकि एतबार करता नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एलसी खुलती है। जी, बिजनेस में कुछ हराम हलाल नहीं होता, उस तरह तो फिर इंटरेस्ट रेट भी है, लोनिंग के बगैर नहीं चलता।
बिजनेस इन पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के सोचता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वो असल में बुरा समझे अच्छा समझे वो एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस ग्रो करना मुश्किल हो जाता है विदाउट ये वाले काम किए। हाँ, रिलीजियस टर्म्स हमारे लिए मैटर नहीं करती उस तरह। तो फिर अगर हर आमल हाल के हो तो फिर हर साल एमनेस्टी स्कीम क्यों ले लेते हो? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल एमनेस्टी स्कीम देती है कि भाई हम तुम जैसे चोरों को नहीं पकड़ सके, तुम्हारे पास कोई काला धन है तो हमारे से साफ वाइट करा लो, हम धो देते हैं तुम्हारा। अगर लोकल चोरी की हुई है तो 4% दे दो और इंटरनेशनल चोरी है तो 5% दे दो। और मजे की बात आगे बदले में ये कहते हैं कि भाई जो भी चोरी साफ कराओगे हम तुमसे कभी भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं होगी। तो फिर अगर इतना ही रिलीजियस और मॉरल इश्यूज हैं तो फिर एमनेस्टी स्कीम क्यों आती है मार्केट में, और आती भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, सो आ रही है ना। सो ये कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने कल शायद इस क्लास में पेरोल वाला जिक्र किया था, पेरोल फाइनेंसिंग वाला। कोविड के फेज में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने एक ऑफर की कि भाई आप लोगों ने अपने एम्प्लॉय नहीं निकालने, हालात ख़राब है मुल्क के लेकिन एम्प्लॉय नहीं निकालने, कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो गए बिजनेस। आप ऐसा करें, आप हमसे 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए फाइनेंसिंग करा लें, जितना भी आपका पेरोल है आप हमें प्रूफ दें और 8 महीने की फाइनेंसिंग ले लें या 6 महीने की जो भी थी, और 4% पे लोएस्ट प्राइस पे मार्क पे, और यही फिक्स रेट था, ये फ्लोटिंग रेट नहीं था। सो हमारे कंपनी को कोई तकलीफ नहीं थी, कैश एंड रिच कंपनी थी, और हमारा पेरोल था तकरीबन कोई 7-8 पे होगा, 7-8 मिलियन पे गालबन, या 8-9 पे होगा, और 8 मिलियन इंटू 6 48 मिलियन, और हाँ तकरीबन इतना, तो 50 मिलियन की फाइनेंसिंग हमने ले ली 4% के ऊपर। इतनी सस्ती कहीं से मिलनी नहीं थी, हालांकि पैसे इतने थे, सैलरी हमारे तो कोविड में बिजनेस बूस्ट कर गया था क्योंकि हम बनाते थे बायोसाइड केमिकल्स, तो वो लगते थे सर्जिकल सूट्स पे, और सर्जिकल सूट्स तो चल रहे थे उस दिनों में, तो हमें तो वाह ऑर्डर आते थे, तो हमारा तो बहुत बिजनेस तो स्टिल हमने ली पेरोल फाइनेंसिंग, क्योंकि 50 मिलियन का मुफ्त का पैसा मिल रहा है 4% पे, कौन छोड़े? नहीं छोड़ा, वापस किए फिर 4% पे वापस, ठीक है ले लो। उस 50 मिलियन को हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हमारा बिजनेस 30-40% जनरेट करता था नेट प्रॉफिट, तो 50 मिलियन पे 40% का नेट प्रॉफिट इंटू 6 महीने का, उसमें से सिर्फ 4% देना हमने। अच्छा तरीका नहीं, ये बिजनेस वर्ल्ड है। हमने कमाया पेरोल पे कमाया, हालांकि लॉजिक ही कोई नहीं कमाने की, लेकिन कमाया, क्यों ना कमाए भाई, आ रहा है किसको बुरा लगता है, ठीक है। सो बिजनेस वर्ल्ड इन पैरामीटर से ऊपर सोचती है, इंश्योरेंस हलाल है हराम हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हाँ तो ओरिजिनल पेरोल था, ये कोई खराब नहीं था, हमारी कंपनी का पेरोल इतना ही था। हाँ 5-8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का लोन है ना, 6 महीने की सैलरी देनी है कि नहीं देनी, तो उन्होंने 6 महीने की सैलरी के इक्वलेंट लोन देना था, एक ही टाइम पे मिलना था लोन सारा, तो हमने कहा दो बिस्मिल्लाह, हम कुर्बान जाएं तुम्हारे पे, इतने अच्छे पैसे नहीं हमारे पास, अपने पैसे थे, लोन दे पैसे नहीं, हमने तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए थे, हमने लोन लिया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने कहा 1 कंटेनर और मंगाओ, यार इसमें हंसने वाली ये कोई गलत नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, हाँ अपॉर्चुनिटी नजर आई, हमने कमा लिया, बात खत्म। हम अब मैं कैमरा बंद होने के बाद लास्ट बात बताऊंगा, अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए।